हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। मैंने इलीगल फ्रॉड करके 5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। फंड्स ट्रांसफर करते समय मुझे पुलिस वालों ने मौके पर ही पकड़ लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान मैंने अचानक मुंह खोला और क्राइम ब्रांच के बड़े साहब से पूछा, सर आप मुझे 2 करोड़ रुपए की फ्रॉड के मामले में आरोप लगा रहे हो और केस का टाइम बताया जा रहा है कल रात 8 बजे। पुलिस वाला बेचैनी से हाथ हिलाया। अब सबूत साफ थे, वो मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। अगले ही पल मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी आंख पुलिस ऑफिसर पर जमी हुई थी। मुझे याद है, कल रात 8 बजे से 9 बजे तक मैं थाने के बाहर शेयर्ड बाइक्स को ईंट से तोड़ रहा था। फिर मुझे कहां से क्राइम करने का टाइम मिला? ये बात सुनते ही पूछताछ का कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। वे सिर्फ फ्रॉड के पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन मेरे इस पिछले वाले मामले को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। पुलिस वाले ने मुझे फिर से हथकड़ी लगाई और हिरासत की कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि और जोर से हंसने लगा। पिछले जन्म में मेरी गर्लफ्रेंड लिू रुयान और मेरे रूममेट चू शेंग ने पूरे कॉलेज में हंगामा मचाने वाला फ्रॉड केस किया था। लेकिन उन्होंने मेरी सीधे साधे स्वभाव का फायदा उठाया और मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तथा फिंगरप्रिंट ले लिए थे। आज मैं सबको एक मजेदार स्टंट दिखाने वाला हूँ। ईंट से शेयर्ड बाइक तोड़ना। मैंने ईंट उठाई और एक के बाद एक साफ सुथरी लाइन में खड़ी शेयर्ड बाइक्स पर बिना सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। एक्शन बहुत तेज और शानदार था। लाइव चैट तुरंत फट पड़ा। ये ब्लॉगर पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसकी पहचान लीक कर दो, इसका पता नाम सब एक्सपोज कर दो। ये सब देखकर मैं हंस पड़ा और ज्यादा जोर से बाइक्स तोड़ने लगा। यही तो मेरा असली मकसद था। जब मैं 5वीं बाइक तोड़ रहा था, तभी कान में पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत ईंट फेंक दी और लाइव स्ट्रीम की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोला, याद रखना ये टाइम 30 अक्टूबर 2030 रात 8 बजे शार्प। मैं शेंगलिन यहाँ क्राइम कर रहा हूँ। 3 पुलिस वाले दौड़कर आए। सबसे आगे वाला मेरे फोन को छीनने की कोशिश कर रहा था। मैंने सहयोग करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाया, मैं एक बेवकूफ हूँ। पुलिस वाले एकदम हैरान हो गए। उन्हें लगा मैं किसी सदमे में हूं। एक पल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। जब मैंने उनकी हिचकिचाहट देखी तो मैं और नहीं रुक सका। मैंने फिर से ईंट उठाई और बाइक पर जोर से मार दी। अगर तुम लोग नहीं पकड़ रहे हो तो मैं कंटिन्यू तोड़ता हूं। तुम शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। यंग पुलिस वाला आगे बढ़ा और मेरे हाथ से ईंट छीन ली। लेकिन मैंने उसके हाथ से छूटकर पुलिस कार की तरफ भागा और बिना सोचे समझे बैक सीट में घुस गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। वे पहली बार इतना सहयोग करने वाला अपराधी देख रहे थे। पूछताछ के कमरे में मेरी रवैया बहुत घमंडी थी। मैंने जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात ओपनली मान ली, मुआवजा देने से मना कर दिया और सख्ती से हिरासत की मांग की। मिडिल एज पुलिस वाला मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सडनली जियान गरना ने चुरियांग गारन से कुदरती का इस्तेमाल कर दिया। कंपनी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर 5 दिन से 10 दिन तक हिरासत। तुम कानून पढ़े हो क्या? मैंने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। इस दौरान मेरे मम्मी पापा का फोन आया, लेकिन मैंने सीधे काट दिया। पुलिस ने मजबूर होकर प्रक्रिया पूरी की और मुझे हिरासत की कोठरी में भेज दिया। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद की और पिछले जन्म की घटनाओं को दिमाग में घुमाने लगा। पिछले जन्म में इसी समय लिू रुयान और चूशंग कॉलेज के कंप्यूटर रूम में आखिरी स्टेप ऑफ फंड ट्रांसफर पूरा कर रहे थे। उन्होंने मेरी स्टूडेंट कार्ड से दरवाजा खोला, मेरे फिंगरप्रिंट से कंप्यूटर अनलॉक किया और पहले से रिकॉर्डेड आवाज से ट्रांसफर कर दिया। सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं मौके पर था। लेकिन इस जन्म में मैं थाने की हिरासत कोठरी में हूं। सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया पक्का एलिबाय। इसे कौन उलट सकता है? मैं हार्ड बेड पर लेट गया, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली मेरी मम्मी की आवाज कान में पड़ी। वो हिरासत कोठरी का दरवाजा धक्का देकर अंदर आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। मेरी मम्मी मुझे कसकर गले लगाए हुए थी, उनका शरीर कांप रहा था। मेरे पापा भी जल्दी से झुककर सबको माफी मांगने लगे। पुलिस साहब सॉरी, ये बच्चा कुछ सदमे में है, हम सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। मैं उनके निराश चेहरों को देख रहा था। दिल में एक अजीब सी खटास महसूस हो रही थी। पिछले जन्म में ठीक इसी वजह से वे सबके सामने सिर नहीं उठा पाए थे। पापा ने घर बेचकर मेरे लिए वकील रखा। मम्मी रोज रोती रहीं और आखिरकार मैं जेल से बाहर आने से पहले वो दुख से मर गईं। मेरी आंखें मजबूत हो गईं। इस बार मुझे यही रहना है, वरना पिछले जन्म की दुर्घटना दोहरा जाएगी। जब पुलिस ने मुझे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, मैं सडनली खड़ा हो गया और खाली कोने की तरफ इशारा करके जोर से चिल्लाया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो मुझे जबरदस्ती कर रहा है। वो लगातार मुझे फॉलो कर रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हो क्या? मेरी इस हालत को देखकर मम्मी मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। पापा गुस्से और निराशा से कांप रहे थे और पुलिस से बार बार माफी मांग रहे थे। साहब, ये बच्चा दिमागी तौर पर परेशान हो गया है, वो नॉर्मली ऐसा नहीं है। मैंने इसी वाक्य का फायदा उठाया और पुलिस की तरफ चिल्लाया, मुझे मानसिक समस्या है, मुझे मानसिक जांच चाहिए।
मेरा अभिनय और ज्यादा पागलों जैसा हो गया। मैंने दोनों हाथ सिर पर रखे, जगह पर घूमने लगा और बार बार बड़बड़ा रहा, कोई मुझे मारना चाहता है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। यंग पुलिस वाला मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। मुझसे दूर रहो, तुम सब एक ही गिरोह हो। मम्मी पूरी तरह टूट गईं और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हताश हालत देखकर भी मैंने कोई परवाह नहीं की। जब पापा मुझे जबरदस्ती खींचने आए, मैं पुलिस के पीछे छिप गया और फाड़ कर चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे। माहौल काबू में करने के लिए पुलिस को मजबूरन मेरे मम्मी पापा को बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन वे नहीं गए। पूछताछ कमरे के बाहर बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। एक महिला पुलिस वाला ने मुझे गर्म पानी का कप दिया और समझाने लगी, लेकिन मैंने कप हाथ से झटक दिया और बोला, मुझसे दूर रहो। इसके बाद पुलिस ने मुझे समझाने की कोशिश पूरी तरह छोड़ दी। तभी बाहर से मम्मी की बेचैन आवाज आई, मुझे अंदर जाने दो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अगले पल मम्मी ने दरवाजा धक्का करके अंदर आ गई और मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगी। बेटा, मम्मी के साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने मम्मी को जोर से धक्का दे दिया और पुलिस के पीछे छिप गया। पापा ने गिरती हुई मम्मी को संभाला। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ दिख रहा था। मेरा दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन मैंने तुरंत उस भावना को दबा दिया। मेरी नजर दीवार की घड़ी पर गई। घड़ी ठीक 800 तक पर थी। जैसे ही सुई ने कदम बढ़ाया, मुझे लगा जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। पिछले जम की दुर्घटना दूसरे समय रेखा पर हो रही थी, लेकिन इस जम में मैं मौके पर नहीं था। मैं सडनली चुप हो गया, पूरी तरह शांत और सामान्य हो गया। सर, मैं थक गया हूं, मैं कबूल करता हूं, कृपया मुझे हिरासत में ले लो। ये अचानक बदलाव देखकर सब हैरान रह गए। अभी तक मैं पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था और अब सडनली इतना शांत। शेंगलिन, तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, खुद कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार उन्होंने मुझे हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। हिरासत कोठरी बहुत छोटी थी, सिर्फ एक सख्त बेड और एक टॉयलेट। मैं शांत होकर बेड पर लेट गया और शाम की न्यूज सुनने लगा। आज फेथ टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में असामान्य उतार चढ़ाव देखा गया है। संबंधित विभागों ने जांच शुरू कर दी है। मेरी आंख से एक आंसू गिर गया। दूसरे दिन सुबह थाने के गेट पर बहुत सारी अनजान गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे पूछताछ कमरे से बाहर खींचकर लाया गया। सामने अनजान चेहरे थे। एक व्यक्ति जिसके बैज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन लिखा था मेरे सामने आया। शेंगलिन, कल रात 8 बजे फेथ कंपनी से इलीगल तरीके से 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने शांत मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, 5 करोड़? सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब ने गुस्से में एक मोटी फाइल मेरे सामने पटक दी। फाइल में मेरे सारे ट्रांसफर ऑपरेशन थे। सब मेरे पर्सनल ऑथेंटिकेशन की और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से किए गए थे। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। अगले ही पल बाहर से तेज नॉकिंग की आवाज आई। दरवाजा खुला तो लियो रुयान और चू शेंग अंदर आए। उनके पीछे मेरे मम्मी पापा भी थे। अंकल, आंटी, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन शेंगलिन हाल में ऑनलाइन जुआ खेलने का आदी हो गया है। कल रात उसने मेरा कंप्यूटर चुरा लिया। मुझे शक है उसकी बात अधूरी रह गई। मम्मी ने बीच में टोक दिया। मम्मी को पूरा यकीन था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लियू रुयान ने तुरंत एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उसमें मेरी ही आवाज़ थी, बहुत उत्तेजित और नशे में लग रही थी। मुझे एक बड़ी रकम चाहिए, इस एक सौदे के बाद मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रिकॉर्डिंग कब की है। मम्मी पापा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इसके बाद चू शेंग ने भी अपना फ़ोन निकाला। उसमें मेरे और उसके बीच फेथ कंपनी के इंटरनल फाइनेंस सिस्टम के बारे में चैट रिकॉर्ड थे। उसने आगे कहा, मैंने उसके बेड के नीचे एक यूएसबी पेन ड्राइव भी मिला है। इसमें बहुत सारे ओवरसीज बैंक अकाउंट के ओपनिंग रिकॉर्ड्स है। पुलिस वाले ने यूएसबी ले लिया, कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर मेरे समझ से बाहर कोड और बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखने लगे। शेंगलिन, तुम आखिर करना क्या चाहते थे? घर वालों से क्यों नहीं बताया? मैं कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गला कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। तभी बड़े साहब मेरे मम्मी पापा के पास गए और गंभीर स्वर में पूछा, शेंगलिन के माता पिता है ना? कल रात आपको कोई डेट कलेक्शन का फोन आया था क्या? मम्मी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात उन्हें सच में एक फोन आया था जिसमें कहा गया था कि मैं 3 करोड़ रुपए का कर्जदार हूं। लियू रियान तुरंत बीच में बोल पड़ी, अंकल आंटी, शेंगलिन का ये अजीब बर्ताव तो चोर की तरह है ना? सारी चीजें अब एकदम फिट बैठ रही हैं। सबूत इतने परफेक्ट तरीके से जुड़ गए थे कि आखिरी निष्कर्ष सिर्फ एक ही था, मैं ही वो बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर हूं। मम्मी ये सुनकर लड़खड़ा गई और बेहोश हो गई। पापा ने उन्हें संभाला, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ निराशा और दर्द था। उस पल मेरे अंदर का सारा दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। बड़े साहब खड़े हो गए और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी। एक रात में मैं छोटे मोटे जान अपराधी से 5 करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक अपराध का मुख्य आरोपी बन गया। उन सबूतों को और बेहोश मम्मी को देखकर मेरा दिल जोरों से कस रहा था। मैंने 4 साल कानून पढ़ा था। मुझे पता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की का कानूनी प्रभाव कितना खतरनाक होता है।
पिछले जन्म में मैं इसी पर हार गया था। कोई भी सफाई बेकार लग रही थी। थोड़ी देर बाद पूछताछ कमरे का दरवाजा खुला। मेरे सबसे सम्मानित टीचर अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ निराशा और हैरानी थी। शेंगलिन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैंने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ धीरे से बुदबुदाया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सिग्नेचर और की चोरी हो गए थे। पुलिस वाला ठंडी हंसी हंसा और मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं शरीर सिकोड़कर बैठ गया। किसी को नहीं देखना चाहता था, लेकिन आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैंने सच में वो काम नहीं किया। कृपया मुझे विश्वास कीजिए। टीचर ने गहरी सांस ली और मुड़कर चले गए। देखते ही नए बड़े साहब ने हाथ हिलाया और मुझे बाहर ले जाने का इशारा किया। मुझे बड़े आर्थिक फ्रॉड केस में फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के तहत शरणशीय सान के करने के तहत मिल लिया गया। पुलिस मुझे बाहर ले जा रही थी ट्रांसफर के लिए। बाहर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने अपने कैमरे और माइक मेरे चेहरे पर तान दिए। शेंगलिन साहब, कृपया बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे पीछे ल्यू रुयान और चू शेंग ने रिपोर्टरों से बात करना शुरू कर दिया। हम शेंगलिन के माता पिता के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कानून हर अपराधी के साथ निष्पक्ष और सही फैसला करेगा। मुझे भीड़ के बीच से धकेल कर ले जाया जा रहा था। चमकती लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही थीं। जैसे ही मुझे पुलिस कार में डाला जा रहा था, मैंने सडनली सिर उठाकर उस एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन की तरफ देखा और पूछा, सर, मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूं, केस का टाइम कल रात 8 बजे था ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन ने बेचैनी से सिर हिलाया और मुझे जोर से कार में धकेला। सबूत साफ है, फिर भी यहां बहस कर रहे हो? मैं हंस पड़ा। लेकिन कल रात 8 बजे से 9 बजे तक मैं थाने के बाहर शेयर्ड बाइक्स तोड़ रहा था ना? पूछताछ कमरे में मेरी इस एक बात से हवा में तनाव भर गया। क्राइम ब्रांच के बड़े साहब का हाथ बीच में ही रुक गया। उनका चेहरा बहुत खराब हो गया। उन्होंने मुझे घूरा, जैसे मेरे चेहरे पर कोई कमी ढूंढ रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? कल रात 8 बजे तुम थाने के बाहर बाइक्स तोड़ रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुर्सी की पीठ पर टेक लगाकर बैठ गया। मेरे हाथ लाइट के नीचे चमक रहे थे। मैंने सिर टेढ़ा करके उन्हें देखा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हूं। बड़े साहब ने कुर्सी पीछे धकेली और पूछताछ कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने टेक्नीशियन को थाने के मुख्य गेट का सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहा। 3 मिनट बाद स्क्रीन पर मैं दिखाई दिया। वीडियो में मैं ईंट लेकर शेयर्ड बाइक्स पर मार रहा था। वीडियो के नीचे राइट कॉर्नर में टाइम स्टैम्प साफ दिख रहा था। और वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प साफ दिख रहा था 20 इस तक। वही वो 5 करोड़ की ट्रांसफर 20:30 पर हुई थी। उस वक्त मैं 3 पुलिस वालों के बीच में दबा हुआ स्टेशन के अंदर ले जाया जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं थे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की का क्या मामला है? कप्तान वापस पूछताछ कमरे में आए और फाइलें पलटने लगे। उन्होंने मॉनिटरिंग और सिग्नेचर दोनों को बार बार देखा। उनका पूरा लॉजिक टूट चुका था। एक ऐसा शख्स जो स्टेशन के बाहर पकड़ा जा रहा हो, वो उसी वक्त कंप्यूटर से ट्रांसफर कैसे कर सकता था? बाहर गलियारे में ल्यू रुयान और चू शेंग मेरे पापा को तसल्ली दे रहे थे। चू शेंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर से वो हंस रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार भी मैं उनका स्केटगोट बन जाऊंगा। अंकल, ज्यादा परेशान न हो। शेंगलिन जुए की वेबसाइट में फंस गया था। शायद मजबूरी में किया होगा। पापा सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। चू शेंग बगल में सिर हिला रहा था, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। तभी पूछताछ कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कप्तान की नजर सीधे ल्यू रुयान और चू शेंग पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ल्यू रुयान की रोने की आवाज गले में ही अटक गई। मैं छाया में बैठा सब देख रहा था। उनके चेहरों से मुस्कान गायब होती जा रही थी और आंखों में धीरे धीरे डर फैल रहा था। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। कानून के सामने सबूत ही बोलते हैं। कल रात पुलिस स्टेशन के गेट पर साइकिल तोड़ना मेरे लिए एक ऐसा अनब्रेकेबल अलाई बर्फा था जो कोई नहीं तोड़ सकता। कप्तान उनके पास पहुंचे और ठंडे स्वर में बोले, दोनों को अंदर ले आओ, पूछताछ में सहयोग करें। ल्यू रियान के हाथ कांपने लगे। ऑफिसर, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की, अगर कोई 4 काम को मेरे यू डिस्क और फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाए तो कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कप्तान ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें अब लगने लगा था कि मामला उतना सीधा नहीं है। उन्होंने वॉकी टॉकी पर तकनीकी टीम को बुलाया और कहा कि उस 5 करोड़ की रकम का अंतिम गंतव्य ट्रेस करे। सर, बेहतर होगा कि कल रात 8 बजे मेरे हॉस्टल के नीचे लगे सीसीटीवी चेक करें। देखिए उस समय कौन मशीन रूम में घुसा था। कैप्टन ने मेरी तरफ एक नजर डाली और फिर मुड़कर आदेश दे दिया। पूछताछ का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। मैं दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर मन ही मन समय गिन रहा था। पिछले जन्म में भी इन्होंने ठीक उसी वक्त का फायदा उठाकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जल्द ही एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोला और कैप्टन के कान में कुछ फुसफुसाया। कैप्टन का चेहरा शक से भरकर अब गंभीर हो गया। मॉनिटरिंग में साफ दिख रहा था कि कल रात 8 बजे एक कैप वाली व्यक्ति मशीन रूम में घुसा था। उसका कद काठी मुझसे मिलता जुलता था, लेकिन उसके पैरों में छू संगीत लिमिटेड एडिशन वाली स्नीकर्स थीं। मैं कुर्सी पर बैठा मन ही मन ठंडा मुस्कुराया। छू संग सबसे ज्यादा शो ऑफ करता था। वो जूते पूरे कॉलेज में सिर्फ एक जोड़ी थे।
वो उन्हें बदलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। सर, लाओ रुयन ने जो रिकॉर्डिंग दी है उसकी भी जांच कर लीजिए। कल रात 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन के गेट पर कार तोड़ रहा था। वहां सिर्फ सायरन की आवाज़ें थीं। अगर उसकी रिकॉर्डिंग में सायरन की आवाज़ नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग फर्जी है। कैप्टन अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं जो भी डिटेल बता रहा हूं वो सारा सबूत दूसरे दो लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। वे पूछताछ कक्ष से बाहर निकले और सीधे लॉ रुयन के पास गए। लॉ रुयन उस वक्त कॉरिडोर में बैठी थी। चेहरा फीका पड़ा हुआ था और लगातार उंगलियां मरोड़ रही थी। कैप्टन उनके सामने आकर खड़े हो गए। लॉ रुयन किच बोली नहीं, बस उन्हें घूरती रही। लॉ रुयन को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना सोचे समझे चंसों के पीछे छिपने लगी। लॉ थुमशा, उस रिकॉर्डिंग के बारे में हमें टेक्निकल जांच करनी होगी। कृपया अपना फ़ोन हमें दे दीजिए। सर, मेरा फ़ोन थोड़ी देर पहले गिर गया था। शायद खराब हो गया है। ये इतना घटिया बहाना था कि पुलिस के सामने खुद ब खुद फंस गया। कैप्टन ने सीधे उसका फ़ोन छीन लिया और पास खड़े टेक्नीशियन को दे दिया। चू सेंग भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दो जवान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। वो हिम्मत जुटाकर बोलने लगा, सर, हम तो गवाही देने आए थे। सेंग लिन ने गलत काम किया है। आप उसे पकड़िए। हमें क्यों रोक रहे हैं? कैप्टन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और ऑब्जर्वेशन रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे भी बाहर निकाल लिया गया। मैं उनके सामने आ गया। लाओ रुयन की तरफ देखकर मैंने एक चमकदार मुस्कान दी। लाओ रुयन, कल रात 8 बजे तुमने कहा था कि तुम डॉर्मिट्री में सो रही थीं। फिर चो शहन स्नीकर्स मशीन रूम में कैसे पहुंच गईं? लाओ रुयन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर चौ शहन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चौ शहन ने इतना बड़ा सबूत छोड़ दिया। तभी टेक्नीशियन दौड़ता हुआ टैबलेट लेकर आया और तेज आवाज में बोला। उसने कैप्टन को बताया कि रिकॉर्डिंग में काट छांट की गई है और बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन के किसी भी नॉइस की आवाज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 5 करोड़ की रकम विदेशी अकाउंट से घूमकर आखिरकार चौ शहन नाम पर ट्रांसफर होने की कोशिश कर रही थी। चौ शहन, लाओ रुयन, अब तुम दोनों बताओ कि ये सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्यों जा रहा था? चौ शहन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो लगभग घुटनों के बल बैठने वाला था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और जहर भरा हुआ था। लाओ रुयन पहले ही कांप रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे मम्मी पापा दूर खड़े थे और इस पूरे सीन को देखकर एकदम स्तब्ध रह गए थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनका बेटा किसी की साजिश का शिकार बना था। पूरी तरह उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए कैप्टन ने फैसला किया कि दोनों को अलग अलग पूछताछ की जाएगी। मुझे बगल वाले कमरे में ले जाया गया, जहां से मैं एक तरफा शीशे के जरिए सब कुछ देख रहा था। लाओ रुयन सबसे पहले टूट गई। ऐसी लड़कियां सिर्फ सुख बांट सकती हैं, मुसीबत बांटना उनके बस की बात नहीं होती। जब पुलिस ने उसके सामने फंड्स का फ्लो चार्ट फेंका तो वो तुरंत चू शंग की तरफ इशारा करने लगी। सब चू शंग का किया धारा है। उसने मुझे कहा कि शेंगलिन गरीब है, उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उसी ने मुझे सुझाया कि मैं शेंगलिन का सिग्नेचर फर्जी बना लूं। दूसरे कमरे में बैठा चू शंग ये बातें सुन नहीं सकता था, लेकिन वो भी अब टिक नहीं पा रहा था। वो बार बार यही दोहरा रहा था कि वो सिर्फ मदद कर रहा था। असली प्लान लाओ रुयन का था। लाओ रुयन ने ही कहा था कि शेंगलिन पैसा कमाना चाहता है, इसलिए मैंने कोड लिख दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। मैं शीशे के पीछे से उन दोनों को देख रहा था जो अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। मेरे मन में न तो दया थी न अफसोस, सिर्फ एक गहरी तृप्ति और खुशी थी। पिछले जन्म में भी इन्होंने कोर्ट में ठीक यही किया था। सारे गुनाह मेरे सिर पर थोप दिए थे। कैप्टन कमरे में आए और मुझे एक गिलास पानी थमा दिया। उनकी नज़र में अब शक की जगह प्रशंसा और थोड़ी हैरानी थी। शेंगलिन, तुम्हें पता था कि ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं, फिर भी तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों सीधे गेट पर जाकर कार तोड़ी? सर, अगर मैं पहले रिपोर्ट करता तो ये लोग कहते कि मैं पागल हो गया हूँ। सिर्फ तभी जब मैं खुद अपराधी बन जाता, तभी आप लोग इतनी गहराई से जांच करते। बड़े साहब चुप हो गए। उन्हें पता था कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर उस एब्सोल्यूट एलिबाई के बिना होता तो इस समय मैं पहले ही सजा सुन चुका होता। तभी टेक्निकल टीम से मैसेज आया। चू शेंग के पर्सनल कंप्यूटर में अभी डिलीट न किया गया ओरिजिनल ट्रांसफर लॉग मिला, साथ ही मेरी आवाज की नकल करने वाला एआई मटेरियल भी। सारे फेक एविडेंस टेक्निकल शवदान के सामने बिल्कुल बारीक पाउडर में बदल गए। ल्यू रुयान और चू शेंग विटनेस से सस्पेक्ट बन गए। मैं इंक्वायरी रूम से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, मम्मी मेरी तरफ दौड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। वे इतनी जोर से रो रही थीं कि उनकी आवाज भी भारी हो गई थी। पापा पीछे खड़े थे। उन्होंने आंखों के कोने पहुंचे और मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। सुबह की धूप पुलिस स्टेशन के हॉल में आ रही थी। ल्यू रुयान और चू शेंग को हथकड़ी लगाकर डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा था। हॉल से गुजरते समय ल्यू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ केंचू भरा हुआ था। शेंगलिन, मैं गलत हो गई। हमारे 3 साल के रिश्ते के नाम पर कृपया मुझे मदद कर दो ना। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। 3 साल का रिश्ता? पिछले जन्म में जब उन्होंने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, तब इस 3 साल का ख्याल नहीं आया था। चू शेंग का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था। उसे पता था कि 5 करोड़ का मामला काफी बड़ा है। वो जिंदगी भर अंदर रह सकता है,
रिपोर्टर अभी भी नहीं गए थे। वे मूल रूप से एक हाई इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के फ्रॉड केस की खबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब खबर बदल गई थी। जीनियस रिपोर्ट ने खुद को बचाते हुए फंसाने वालों को उल्टा फंसा दिया। शेंगलिन साहब, कृपया बताइए, आपने उनकी साजिश कैसे पकड़ी? क्या आपने बाइक्स तोड़कर सच में एलिबाई बनाया था? मैंने कैमरे की तरफ देखा और मम्मी पापा का हाथ पकड़ लिया। मैंने डिटेल्स नहीं बताए, सिर्फ कैमरे की तरफ मुस्कुराया। कानून एक अच्छे आदमी को कभी नहीं सताएगा, लेकिन एक बुरे आदमी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बड़े साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर थपकी दी। उन्होंने बताया कि वो 5 करोड़ रुपए पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए हैं और कंपनी की तरफ से थैंक यू लेटर आएगा। शेंगलिन, तुम्हारा ये तरीका हमें इंटरनल ट्रेनिंग के लिए कई सालों तक काफी होगा। फुर्सत हो तो आकर हमें लॉ की क्लास ले लेना। मैंने सिर हिलाया और मम्मी पापा को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। मेन गेट पर वो सारी बाइक्स जो मैंने तोड़ी थीं अब साफ कर दी गई थीं। स्टेशन से निकलकर मैंने पहले मम्मी पापा को गेस्ट हाउस छोड़ा। हालांकि सच सामने आ चुका था, लेकिन स्कूल के फोरम में मेरा नाम पूरी तरह बदनाम हो चुका था। मैंने काउंसलर के घर जाकर आराम करो वाले सुझाव को जूजा कर दिया और सीधे टैक्सी लेकर स्कूल वापस आ गया। स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसके हाथ में मेरी फोटो वाली नोटिस थी। वो रोकना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा डॉर्मेटरी एरिया की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जो भी क्लासमेट मिल रहे थे वे रास्ता छोड़ देते थे। 3-4 के ग्रुप में खड़े होकर मुझे देखते और फुसफुसाते। उनकी आवाजें कम थीं, लेकिन मेरे कान में घुस रही थीं। देखो, वही है, सुना है 5 करोड़ की फ्रॉड की है। इतनी जल्दी कैसे छूट गया? जरूर कोई पावरफुल बैकिंग होगी। चेहरा तो साफ सुथरा है, लेकिन दिल कितना काला है। मैं बिना भाव के चेहरा रखते हुए चलता रहा। ये सब बातें पिछले जन्म की तुलना में तो कुछ भी नहीं थीं। पिछले जन्म में जब मुझे ले जाया जा रहा था, तब लोग मेरे ऊपर सड़े अंडे फेंक रहे थे। डॉर्मेटोरी बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ वर्कर्स सामान निकाल रहे थे। वो छू शेंग और ल्यू रेयान का सामान था। स्कूल ने उन्हें निकालने का ऑर्डर दे दिया था। हॉस्टल वार्डन आंटी ने मुझे देखा तो पहले कुछ कहने वाली थी, लेकिन मेरे पीछे 2 प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले देखकर वे तुरंत अपने ड्यूटी रूम में घुस गईं। मैं अपने रूम में पहुंचा। रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। चूशेंग के कंप्यूटर टेबल पर अभी भी टेक्निकल गॉड वाला स्टिकर चिपका हुआ था। मैंने ठंडी हंसी हंसकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रूम का दरवाजा खुला। चूशेंग के साथ घूमने वाले कुछ लड़के अंदर आए। सबसे आगे वाला लड़का वांग कियांग था। उसके हाथ में बास्केटबॉल था और वो मुझे थियोकने वाली नजरों से देख रहा था। मैंने अपना काम रोक दिया और उसकी तरफ मुड़ा। ये सब लड़के चूशेंग के छोटे छोटे फेवर्स से खरीदे हुए थे। उन्हें असली सच की कोई जानकारी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें फंसाया है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाके हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अभी पुलिस को कॉल करके मुझे गिरफ्तार करवा लो। वांग क्यांग मेरी बात सुनकर एक पल के लिए अटक गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ में बास्केटबॉल उठाया, जैसे मारने वाला हो। मेरे पीछे खड़े प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले ने खांसकर आगे बढ़ने का इशारा किया। वांग क्यांग डर गया। बास्केटबॉल उसके हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया। मैंने बास्केटबॉल को पैर से दबाया और उसकी आंखों में देखा। वो मौत देख चुके इंसान वाली नजर थी। वांग क्यांग खुद ब खुद कुछ कदम पीछे हट गया। वांग कियांग और उसके दोस्त चुपचाप चले गए। मैंने बास्केटबॉल को बाहर लात मारकर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। 2 प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले चेयर पर बैठ गए। वे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए थे। मैं चूशेंग के बेड के नीचे गैप्स में खोजने लगा। पिछले जन्म में मुझे पता था कि उसकी आदत है इंपॉर्टेंट अकाउंट पासवर्ड्स को छोटे पेपर स्लिप्स पर लिखकर ऐसे जगह छिपा देता है जहां कोई ध्यान न दे। सच में, बेड हेड के पास वॉल के गैप में मुझे एक हार्ड चीज महसूस हुई। वो ब्लैक स्मॉल नोटबुक था जिसे टेप से चिपकाया गया था। मैं उसे खोलने ही वाला था कि रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। इस बार अंदर आने वाले स्टूडेंट नहीं थे। कुछ ब्लैक सूट पहने, सनग्लासेस लगाए, मस्क्यूअर आदमी थे। सबसे आगे वाले की गर्दन पर एक नाइफ स्कार थी। बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने पूरे रूम को स्कैन किया और आखिर में मेरे हाथ में पकड़े नोटबुक पर नजर टिका दी। तुम ही शेंग लिन हो? चू शेंग ने हमसे जो पैसे उधार लिए थे वो अब तुम्हें लौटाने हैं। मैंने नोटबुक को जेब में डाल लिया और खड़ा हो गया। मेरे पीछे दोनों प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले भी खड़े हो गए। उनका हाथ कमर की तरफ गया। चू शेंग ने तुमसे कितने रुपए उधार लिए थे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 करोड़। उसने कहा था कि ये पैसे तुम जरूर दोगे क्योंकि तुमने अभी अभी बड़ा पैसा कमाया है। मेरा दिल धड़क उठा। लगता है चूशांग सिर्फ मुझे जेल भेजना नहीं चाहता था, उसने मेरे नाम पर बाहर हाई इंटरेस्ट लोन भी ले रखा था। चूशंग जानता था कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने ये गैंग को मेरे पीछे लगा दिया। जब तक मैं सस्पिशन से मुक्त नहीं होता, ये कर्ज मेरे गले में फंसा रहेगा। ये कर्ज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम पुलिस हैं, अपना लोन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, वरना हम तुम्हें दंगा फसाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे। तौबा वाले आदमी के चेहरे पर हल्का झटका सा लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि कमरे में पुलिस वाले मौजूद हैं। उसने जोर से थूक कर मुझे घूरा और बोला, बच्चे, पुलिस तुम्हें एक वक्त तो बचा सकती है,
लेकिन हमेशा नहीं। ये पैसा तुम्हें एक न एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। वे लोग चले गए तो मैंने उस काले नोटबुक को फिर से निकाला। उसमें लिखी बातें पढ़कर मेरी रूह कांप गई। पता चला कि वो 5 करोड़ का फ्रॉड केस सिर्फ एक धोखा था। चू शिंग और लिू रुयान के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह था। वे छात्रों की पहचान का इस्तेमाल करके विदेशी ताकतों के लिए पैसे धोते थे, और मैं उनके चुने हुए आखिरी रास्ते का मुंह था। अगर कल मैंने वो साइकिल न तोड़ी होती तो शायद अब तक मैं किसी गली के कोने में बिना किसी वजह मरा पड़ा होता। उस वॉशिंग मनी गिरोह को पूरी तरह समझने के लिए मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। वहां पूरे कैंपस का सबसे तेज इंटरनेट और कभा लीगल डेटाबेस था। दोनों पुलिस वाले मेरी सुरक्षा के लिए लगातार मेरे साथ थे। मैंने चू शेंग की नोटबुक को खोला और उसमें दिए कोड से एक छिपा हुआ वेब पेज खोला। वो एक एन्क्रिप्टेड चैट रूम था जिसमें सारी बातें कोड और टेक्निकल शब्दों में लिखी हुई थी। मैंने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। पिछले जन्म में जेल में एक टेक्निकल कैदी से जो ट्रिक सीखी थी, उनका इस्तेमाल करते हुए मैं इन अकाउंट्स के लॉगिन लोकेशन ट्रैक करने लगा। स्क्रीन पर लाल बिंदु बार बार झपक रहे थे। आखिरकार वे एक जगह स्थिर हो गए, स्कूल के पीछे वाली गली में स्थित एक इंटरनेट कैफे में। वो जगह हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे ही मैं और गहराई में जाना चाह रहा था, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गई और लाल रंग में एक लाइन उभर आई, तुम हद पार कर गए हो। मैंने तुरंत पावर प्लग खींच लिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। दूसरे पक्ष को मेरी मौजूदगी का पता चल गया था। इसका मतलब था कि गिरोह में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट है और वो शायद स्कूल के आसपास ही मुझे नजर रख रहा था। मैं पुलिस वालों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। बाहर अंधेरा छा चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में मैं डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था, लेकिन लगातार यह एहसास हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। जैसे ही मैं एक छोटे से जंगल वाले हिस्से के पास पहुंचा, अचानक एक काला साया तेजी से गुजरा। पुलिस वाले तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े और मुझे वहीं रुकने को कहा। मैं लाइट के नीचे खड़ा था, हाथ में उस काले नोटबुक को कसकर पकड़े हुए। तभी मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। हेलो, शेंग लिन, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे। फोन पर ल्यू रूथियान की रोती हुई आवाज आ रही थी, साथ ही किसी चीज से दरवाजा तोड़ने की आवाजें भी। तुम कहाँ हो? तुम तो पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए थी ना? मुझे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन रास्ते में किसी ने मुझे अगवा कर लिया। चू शेंग मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। फोन अचानक कट गया, सिर्फ तेज बीप की आवाज रह गई। मैं खाली सड़क को देख रहा था, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। ये साफ था कि ये एक जाल था। उन्होंने जानबूझकर लियू रुयान से मुझे फोन करवाया था ताकि मैं बाहर निकल आऊं। मैंने बिना इधर उधर भागे तुरंत जीन कैप्टन को फोन लगा दिया और बताया कि केस अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। आधे घंटे बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कैप्टन ने मैंने दिया हुआ नोटबुक देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गई। चू शेंग सच में मर गया। अभी अभी जेल से खबर आई है कि वॉक के दौरान उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। मुझे पता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये साफ साफ मर्डर था। चू शेंग को बहुत कुछ पता था, इसलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। मैंने कैप्टन को बताया कि लियू रुयान ने मुझे फोन किया था और कहा था कि उसे अगवा कर लिया गया है, ये जाल हो सकता है। कैप्टन ने तुरंत सहमति जताई और पीछे वाली गली के इंटरनेट कैफे की तलाशी शुरू कर दी। मैंने खुद पेशकश की कि मैं लालच का काम करूंगा। वे लोग इस नोटबुक को चाहते हैं, अगर मैं कैफे में दिख गया तो वे जरूर एक्शन लेंगे। कैप्टन ने थोड़ा सोचा, फिर मान गए। उन्होंने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई और मेरे शरीर पर माइक्रो ट्रैकर और लिसनिंग डिवाइस लगा दिया। रात के 11 बजे मैं अकेला उस पीछे वाली गली के इंटरनेट कैफे में घुसा। अंदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और कीबोर्ड की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। मैंने एक कोने में बैठकर वो काला नोटबुक सबसे नजर आने वाली जगह पर रख दिया। मैं नाटक करते हुए गेम खेल रहा था, लेकिन मेरी नजर पूरे कैफे पर थी। कुछ देर बाद एक हुड वाली जैकेट पहने आदमी मेरे पीछे आकर बैठ गया। उसने कंप्यूटर ऑन नहीं किया, बस मोबाइल में कुछ देख रहा था। 10 मिनट बाद वो उठा और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। मेरे पास से गुजरते वक्त उसकी जेब से एक कागज का टुकड़ा मेरे कीबोर्ड पर गिर गया। उस पर लिखा था, लियू रोयान को बचाना है तो पीछे वाले दरवाजे पर आओ। मैंने गहरी सांस ली, नोटबुक उठाई और पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लिसनिंग डिवाइस में कैप्टन की आवाज आई, शांत रहना, हम आसपास ही हैं। दरवाजा खोलते ही एक कचरे से भरा गली नजर आई। गली के आखिर में एक काली ब्रेड वैन खड़ी थी, जिसके शीशे पूरी तरह काले थे। वैन का दरवाजा खुला और एक मास्क लगाए आदमी ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया कि नोटबुक फेंक दो। लियू रुयान कहाँ है? मुझे उसे देखना है। आदमी ने थोड़ा साइड किया। मैंने देखा कि लियू रुयान सीट पर बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, गली के मुहाने से अचानक कई मोटरसाइकिलें तेजी से निकली और सीधे मेरी तरफ झपटी। मोटरसाइकिलों की तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैंने खुद को बचाने के लिए एक तरफ कूदकर गार्बेज बिन के पीछे छिपा लिया। 2 पुलिस वाले अंधेरे से निकलकर मोटरसाइकिल सवारों से भिड़ गए। पूरी गली में अफरा तफरी मच गई।
काली वैन ने मौका देखते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। टायरों ने जमीन पर तेज आवाज करते हुए सफेद धुआं छोड़ा। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई और वैन के पिछले दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं अपना आधा शरीर वैन के अंदर झुला दिया। मैंने साइड में घूमकर बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। कार का अंदर का स्पेस बहुत छोटा था। हम दोनों आपस में उलझ गए। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। कई पुलिस गाड़ियां ब्रेड वैन को घेरने और रोकने की कोशिश कर रही थीं। ड्राइवर साफ पागल था। न सिर्फ उसने स्पीड कम नहीं की, बल्कि आगे की रेलिंग की तरफ सीधा गाड़ी चढ़ा दी, जैसे दोनों को साथ में मार डालना चाहता हो। ठीक टकराने वाले पल में मैंने ल्यू रुयान को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। भीषण झटका लगा। कार की खिड़कियां चूर चूर हो गईं, ब्रेड वैन पलट गई और सब कुछ चकरा गया। मेरे कानों में सिर्फ भनभनाहट रह गई थी। मैंने किसी तरह आंखें खोलीं तो देखा कि मास्क वाला आदमी टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में मेरा वो काला कोड नोटबुक था। वो एकमात्र सबूत था। उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना था। दर्द सहते हुए मैंने झटके से उसका टखना पकड़ लिया। उसने घूमकर मुझे देखा। नजरों में खूनी गुस्सा था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और मेरे सिर पर दे मारने को हुआ। पत्थर का वार नहीं गिर सका। ठीक उसी पल कैप्टन की गोली चली। गोली ने मास्क वाले के कलाई को छूते हुए निकल गई। पत्थर जमीन पर गिरा और उसकी आवाज पुलिस की सायरन में गुम हो गई। मैंने काला नोटबुक अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा, तब तक जब तक पुलिस वाले मुझे बिगड़ी हुई कार से बाहर नहीं खींच ले गए। ल्यू रुयान सीट बेल्ट नहीं बांधे होने की वजह से बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई करहा रही थी। मुझे भी अस्पताल ले जाया गया। शरीर पर कई जगह चोटें थीं, लेकिन होश पूरी तरह साफ था। डॉक्टर जब मेरी पट्टी कर रहे थे, मैंने वो काला नोटबुक कैप्टन को सौंप दिया। नोटबुक में उनके सारे लेन देन के रिकॉर्ड थे। साथ ही स्कूल के पीछे वाले इंटरनेट कैफे में चू शेंग के लॉग इन लॉग भी थे। कैप्टन ने नोटबुक लेते हुए गंभीर चेहरा बना लिया। उन्होंने बताया कि मास्क वाला आदमी प्रोफेशनल गुंडा था, जो खास तौर पर बकाया वसूलने और बदले लेने का काम करता था। मेरी वजह से बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए दो सादे कपड़े वाले पुलिस वाले मेरे वार्ड के दरवाजे पर चौबीसों घंटे पहरा देने लगे। ठीक बगल वाले वार्ड में ल्यू रुयान भर्ती थी। आधी रात को ल्यू रुयान के माता पिता अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखने की बजाय गलियारे में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और पुलिस से मांग करने लगे कि उनकी बेटी को छोड़ दिया जाए। हमारी बेटी तो पीड़िता है, उसे सेंट लिंग ने धमकाया था, इसलिए वो सहयोग कर रही थी। तुम लोग उसे क्यों पकड़े हुए हो? मैं बिस्तर पर लेटा लेटा बाहर की शोर को सुन रहा था। ये बातें मुझे पिछले जन्म में भी सुनाई दी थीं। बस उस वक्त ये लोग मुझे ही गालियां दे रहे थे। तभी कैप्टन दरवाजा खोलकर अंदर आए। उनके हाथ में एक नोटिस था। ल्यू रुयान की बैल आउट रद्द करने का आदेश। ल्यू रुयान पर सबूत करने, मनी लॉन्ड्रिंग और फरार होने की कोशिश का आरोप था। नोटिस पूरा होते ही उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ल्यू रुयान की मां की रोने चिल्लाने की आवाज अचानक बंद हो गई। मैं खिड़की के बाहर अंधेरी रात को देखते हुए मन ही मन बहुत शांत था। यह सिर्फ उनके दिए गए दर्द का पहला कदम था। काले नोटबुक की सारी जानकारी क्रैक कर ली गई। उसमें न सिर्फ चू शंकाई के सबूत थे, बल्कि स्कूल के लॉ कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर यानी मेरे उसी मेंटर के भी सबूत निकले। असल में मेंटर छात्रों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करके विदेशी जुआ वेबसाइट्स पर हजारों छोटे छोटे अकाउंट्स खुलवा रहा था। चू शंक उसका टेक्निकल ब्रेन था और ल्यू रुयान उसकी कनेक्शन वाली लड़की। जब यह खबर स्कूल पहुंची तो पूरा कैंपस हिल गया। जिन छात्रों ने पहले मुझे गालियां दी थीं, अब वे सब चुप्पी साध गए। स्कूल ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैं तभी घायल होने की वजह से वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुआ। मीटिंग रूम में मेंटर बीच में बैठा था। चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये अकाउंट मेरी जानकारी के बिना खुल ही रहे। शायद छात्रों ने मेरी आईडी की चोरी करके इस्तेमाल किया होगा। मैंने स्क्रीन पर उसे घूरते हुए सीधा एक ऑडियो क्लिप प्रोजेक्ट कर दी। वो वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो चू शेंग को निर्देश दे रहा था। सर, आपने हमें हमेशा सिखाया था कि कानून के सामने कोई भी छूट नहीं होती। इस रिकॉर्डिंग की वॉइस प्रिंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेंटर की आंखें टेबल पर गिर गईं और वो उन्हें उठाने तक नहीं कर पाया। इसी बीच वो सारे हाई इंटरेस्ट लोन वाले गुंडे भी पकड़े गए। उन्होंने कबूल किया कि 3 लाख का वो प्रॉमिसरी नोट चू शैंग ने ही फर्जी बनवाया था, सिर्फ इस मकसद से कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए। सारे झूठे इल्जाम लोहे जैसे सबूतों के सामने धूल में मिल गए। स्कूल प्रशासन ने तुरंत मेरी साख बहाल कर दी और मेंटर चू शेंग तथा ल्यू रुयान को स्कूल से निकालने का ऐलान कर दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा कि जिन लोगों को पहले बहुत ताकतवर समझा जाता था, अब उन्हें पुलिस हथकड़ियां लगाकर ले जा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। न्याय भले ही देर से आए, लेकिन मैंने खुद उसे खींच कर ला दिया था। ल्यू रुयान को वापस जेल भेज दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की रकम बहुत बड़ी थी। हालांकि उसने कुछ सहयोग किया था, फिर भी उसे 10 साल से ज्यादा की सजा होने वाली थी। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए घर की सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां बेच दी, ताकि रकम लौटाकर सजा कम करा सके। जब मैं मुलाकात के कमरे में पहुंचा,
ल्यू रुयान के लंबे बाल कट चुके थे। वो साधारण ग्रे जेल के कपड़े पहने हुए थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, सिर्फ गहरी पछतावा था। शैंक कोबल, लिन्ना, अगर तुम माफीनामा पर साइन कर दो तो मेरे मम्मी पापा बाकी सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए? जब तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, तब तुम्हें पैसा देने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने उसके सामने एक स्टैक सबूत रख दिए। वो चैट रिकॉर्ड्स थीं जिसमें वो चू शैंग के साथ प्लान कर रही थी कि जेल से बाहर आने से पहले मेरे सारे सबूत कैसे मिटा दिए जाए। पैसा मैं पहले भी नहीं देख पाया था, लेकिन अब सच्चाई साफ दिख रही है। तुम चू शैंग से प्यार नहीं करती थी, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। लिू रू यान उन रिकॉर्ड्स को देखकर सिर से पैर तक कांपने लगी। उसे पता चल गया कि उसका आखिरी पत्ता भी फट चुका है। माफीनामा? मैं कभी नहीं साइन करूंगा। जेल से बाहर निकलते ही मेरे फोन पर बैंक का कॉल आ गया। लियू परिवार पर अवैध फंडिंग का शक होने की वजह से उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। उसके माता पिता रातों रात सम्मानित व्यापारियों से बदलकर हर किसी के मुंह पर थूकने लायक धोखेबाज बन गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा रास्ता रोक लिया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। मैंने बिना कुछ कहे उन्हें चक्कर काटकर निकल लिया, यहां तक कि सिर भी नहीं घुमाया। बुरे लोगों की सजा सिर्फ जेल नहीं होती, उन्हें वो सबसे कीमती चीज भी खोनी पड़ती है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, यानी उनकी इज्जत और दौलत। दोनों को पूरी तरह छीन लिया जाता है। मेंटर का केस कोर्ट में आया। ये मामला करोड़ों रुपए का था, इसलिए पूरे प्रांत में चर्चा का विषय बन गया। प्री ट्रायल रूम में मेंटर अपनी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल करके कोई न कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक होने की आशंका है, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। मैंने चू शेंग के नोटबुक से मिले कोड की मदद से हर फंड ट्रांसफर का असली फिजिकल पाथ रिक्रिएट कर लिया था। सारे पाथ सीधे मेंटर के ऑफिस के आईपी एड्रेस की तरफ इशारा कर रहे थे। जब कैप्टन ने वो सबूत उसके सामने पटक दिए तो वो कुर्सी पर पूरी तरह ढह गया। उसने जो कानूनी किला इतने सालों में खड़ा किया था, उसे मैं, उसका सबसे पसंदीदा छात्र, ने खुद तोड़ दिया। आपने जिंदगी भर कानून पढ़ाया और आखिर में खुद कानून की खामियों में घुसने की कोशिश की। शेंग लिन ने जो सबूत दिए हैं वो काफी हैं कि आप रिटायरमेंट तक अंदर रह जाएं। उसे और भी ज्यादा निराशा तब हुई जब पता चला कि उसके सालों से प्रकाशित पेपरों में भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा था। सब कुछ छात्रों का खून चूसकर लिखा था। उसकी पूरी अकादमिक प्रतिष्ठा शून्य हो गई। मैं कोर्ट के गैलरी में बैठा था। जब उसे पुलिस वाले ले जा रहे थे तो वो मेरे पास से गुजरते हुए धीरे से पूछा, तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? सर, ये आपकी आखिरी क्लास थी जो आपने मुझे सिखाई। गलत काम करने पर सजा जरूर मिलती है। कोर्ट से बाहर निकलते समय धूप बहुत तेज थी। मेरे मम्मी पापा स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। अब वे सीना तान कर चल सकते थे, किसी की तरफ आंखें नीची करके नहीं। मैंने वो काला नोटबुक पुलिस को सौंप दिया ताकि वो इसे नष्ट कर दे। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन मुझे पता था कि असली मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी तरह नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने 5 करोड़ और एक पूरी लाइन खो दी थी। वे इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले थे। मेंटर और ल्यू रुयान जेल चले जाने के बाद स्कूल में शांति लौट आई, लेकिन मैं जानता था कि इस शांति के नीचे छुरा छिपा हुआ है। यहाँ सीजन 1 खत्म हो चुका है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो सीजन 2 जल्दी लाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना।